तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का अकाउंट्स के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे और पहले चैप्टर से शुरुआत करने के साथ साथ हम इसको पूरा एंड तक करेंगे और जो कि आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी जाएगी इसी यूट्यूब के चैनल पर। तो आज हम लोग एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले अभी तक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, हम कह रहे हैं कि पेपर सर पर हैं और आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है, अब आपकी मदद हो जाएगी। बस इस छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं हमारी इस प्लेलिस्ट की, इसको देखिए, इसको बस आप देख लेंगे तो उतने में ही आपका हो जाएगा। आप बस जो मैं बोलता जाऊंगा वो लिखना है आपको, और जो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा वो बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको आ भी जाएगा। इतनी चीज़ों का ध्यान देना है और बस साथ में बने रहना है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स से। अकाउंट्स का पहला चैप्टर जो है उसमें से मैंने एक थ्योरी का एक डेफिनेशन उठाई है अकाउंटिंग, ठीक। तो इसी को आगे लेके चलते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में, ठीक। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने लिख दी है पीछे, एक बार आते हैं पढ़ते हैं क्या है ये। लिखा है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है कि हमारा एक हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बार्टर सिस्टम भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन होता है कि आपने गेहूं दिए और उसके बदले में हमसे चीनी ले ली, या इसका वाइस वर्सा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, जैसे कि आपने एक मशीन खरीदी 50,000 रुपए की, उसके बदले में आपने कैश दे दिया, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, वही बताया ना मॉनेटरी टर्म्स, जैसे कि हम उनको पैसों में तोलेंगे। पैसे में मतलब कि अगर आपने किसी से सर्विस ली या आपने कोई मशीन खरीदी तो उसका आप पेमेंट कर रहे हो, मनी के रूप में पेमेंट कर रहे हो। वो डॉलर हो सकता है, वो रुपीस होता है, कोई भी करेंसी में हो सकता है। ये हो गया। रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक्स। अच्छा, प्राइमरी बुक्स क्या होती हैं? हम लोग और कोई भी कॉपी वगैरह में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी स्कूल कॉपी हो गई, ट्यूशन कॉपी हो गई, उसमें आप लिखो कि आज मैंने परचेज इतना करा और फिर मैंने सेल्स भी इतना करा, फिर उसको उधार लेना है, इससे उधार देना है। ये चीज़ों के लिए आप एक सेपरेट एक आपको बुक बनानी पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक्स। अच्छा, प्राइमरी बुक्स के आज मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसके बाद में हम लोग प्राइमरी बुक्स के लिए भी पढ़ेंगे। अब प्राइमरी बुक्स आपकी हो गई हैं, जैसे परचेज बुक्स हो गई, सेल्स बुक हो गई, कैश बुक हो गई, और भी बहुत तरीके से होती हैं बुक्स। उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आगे बढ़े। फिर इसके बाद है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब यहां पर आ गया कि आपकी जो बुक्स हैं वो बुक्स कुछ ऐसी होंगी, जैसे परचेज की आपने एक सेपरेट बुक बनाई, सेल्स की सेपरेट बुक बनाई, कैश की सेपरेट बुक बनाई। तो इन बुक्स में आप परचेज का आइटम परचेज में रिकॉर्ड करोगे, सेल्स के आइटम सेल्स में रिकॉर्ड करोगे, कैश के जो आने और जाने के हैं वो उसमें रिकॉर्ड करोगे। बस इसका मतलब यही होता है। अगला है समराइज। समराइज मतलब क्या हो गया कि एक देखो, अब हमारे जो बिजनेस होते हैं, फर्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस। अब आप क्या सोच रहे हो कि इनमें 50-60 दिन के ट्रांजैक्शन होते होंगे? इनमें हजार 2,000 मतलब एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। हमें खुद नहीं आइडिया है कि कितनी ट्रांजैक्शन होती हैं। अब इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं तो इनको आप सोच रहे हो क्या मतलब रोज आप पढ़ लोगे कि हाँ आज इतना सेल हुआ, आज इतना परचेज हुआ और इतना प्रॉफिट इतना मना, ना पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको अगर आपको समराइज करना है, मतलब एक सारांश में लेकर आना है, तो उसको हम कहते हैं समराइज करना, कि 1-2 पन्ने या 3-4 पन्ने में पूरे साल भर की ट्रांजैक्शन या फिर कितने भी पीरियड की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसमें दिखाना कि इस साल इतनी हुई ट्रांजैक्शन, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, उसको हम कहेंगे समराइज करना। एनालाइज करना मतलब देखेंगे भैया, मतलब विश्लेषण करेंगे इसमें कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम एक एक करके एनालाइज करते हुए जाएंगे। आगे है इंटरप्रेटिंग देम। अच्छा, इंटरप्रेटिंग मतलब यहां पर हो गया हमारा कि जो आपने बनाया है वो कुछ बता रहा है, उसको कुछ समझ में आ रहा है। जैसे आपने परचेस करे हैं तो इट मींस समझ में आ रहा है ना कि आपका कैश गया है या आपने उधार पे सामान खरीदा, क्रेडिट परचेस करे हैं, तो वो सारी चीजें हमें बताती हैं। अगला है लास्ट, फिर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो कम्युनिकेट करे, कौन? बुक हम
हमसे बात करेगी? अरे भैया बुक बात नहीं करेगी। आप जब वो जो हमारी प्राइमरी बुक्स हैं उनको जब खोल के देखोगे, हमारी बैलेंस शीट है उनको जब देखोगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो बुक्स हैं ये बता रही हैं कि आपका पोजीशन कहाँ पर है। परचेज बुक हमें बताएगी कितने परचेज हुई, सेल्स बुक हमें बताएगी कितनी सेल्स हुई है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो एक बार जरा देख लेते हैं वापस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक्स, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। टू नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना। पर हाँ, एक और चीज बता दे रहा हूं कि अभी जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आप लोग सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देंगे, उस टाइम लिखने की गलती मत करें। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने भी लगते हैं। ये भूल मत करें। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। ठीक, आई गेस आप लोग ने निकाल लिया होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाँ, तो अभी हमने ये डेफिनेशन बात कर ली। अभी हमारा अगला टॉपिक है, अभी हम इसमें बात करेंगे अपने लुका पैसोली जो फादर है हमारे अकाउंट्स के, और हमारी अकाउंटिंग कैसे शुरुआत हुई और बाकी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग ये हुई कहाँ से। आपको लग रहा है कि अभी शुरुआत हुई है, मतलब 10, 20, 50, 100 साल पहले? नहीं, 50-100 साल पहले नहीं, हड़प्पा की सिविलाइजेशन उस टाइम से भी स्टार्ट हुई, उसके पहले से ही शुरुआत हुई है हमारी। तो पहले के लोग भी देखते थे, जैसे कि किसी के पास कितनी गाय हैं, कितनी है, वो सब लोग ऐसे लिखते थे। उतना पढ़ना नहीं आता था, पर वो होता था, लिखना होता था। फिर एक आए हमारे भैया लुका पैसोली जी, जिन्हें हम फादर ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको पढ़ के हमें बताया गया था। अच्छा, उस बुक में था क्या कि उस बुक में अलजेब्रा के बारे में था। अलजेब्रा के बारे में था। और अलजेब्रा कहता क्या है? अलजेब्रा हमें बताता है LHS इज इक्वल टू RHS। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, ये होती है। अब इसके मतलब क्या होता है कि इससे उन्होंने बताया, जो अपनी बुक्स में बताया गया था, इससे डबल एंट्री के सिस्टम के बारे में बताया गया था और हमें बताया गया था। और डबल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री सिस्टम से निकलता है हमारी एक इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, ध्यान भी दिया होगा कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स, वो एसेट्स होते हैं हमारे लायबिलिटीज़। जितने भी हमारे पास लायबिलिटीज़ होंगी और हमारे साथ साथ में जितना भी हमारे पास कैपिटल होगा। तो हमने उस लुका पैसोली जी ने अपनी जो अकाउंट्स की एक बुक लिखी थी, उस बुक में उन्होंने बताया था कि हमारे जो एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होते हैं। अच्छा, ये उन्होंने बता तो दिया कि बराबर होते तो हैं, पर ये भी तो पता चलना चाहिए ना कैसे बराबर हो रहे हैं। क्या मतलब ऐसे थोड़ी नहीं सोच के बोल रहे कि सुबह उठे और बता दिए कि भैया यही होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। नहीं, इसके पीछे कुछ एक सेंस तो होना चाहिए। अगर हाँ, एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये जो प्लेलिस्ट हो रही है इसमें हर एक चीज के बारे में इन डेप्थ डिटेल बताई जाएगी। ये हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसे ही नहीं कि बेवजह हाँ ये इधर रहेगा वो डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। ना ना ना, वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। चलो उसके बारे में तो आगे बताएंगे। तो भैया मान लेते हैं कि हमारे पास हमने जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमें दी गई थी लुका पैसोली के द्वारा, वो कहती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये दी गई थी। अब ये दी गई थी तो मान लेते हैं ये कैसे शुरू होती है, क्या है इसके पीछे का कारण। ये कारण हमें बताता है कि मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है। अब वो 10,000 रुपये है, यानी आपके पास कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपये की है। अब इस 10,000 का क्या करा आपने एक फर्नीचर ले लिया या आपने मशीन ले लिया। चलो मान लेते हैं कि आपने एक मशीन ले ली। अब ये जो मशीन ली तो आपने कितने की ले ली, आपने 10,000 रुपये की मशीन ले ली। अब 10,000 की मशीन ले ली और आपके पास लायबिलिटीज़ यानी है ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ उधार वगैरह तो लिया नहीं। जब उधार वगैरह नहीं लिया तो आपके पास लायबिलिटीज़ भी नहीं है। तो इससे हमारी एक डेफिनेशन इजाद होती है जो कहती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। देखो मैंने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपये की और ये 10,000 रुपये का मैंने यहाँ पर लगा भी दिया, तो मेरी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर। देखो 10,000 इधर भी है और 10,000 इधर भी है, लायबिलिटीज़ है नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो भी 10,000 रुपये का बैलेंस है वो 10,000 रुपये इधर कैपिटल में है तो मेरे पास, ठीक है। पर मान लेते हैं कि वो मशीन मेरे को 50,000 की है,
50,000 की मशीन है। अब ये जो 50,000 की मशीन है, आपके पास पैसे तो 10,000 हैं, तो आपने क्या करा, 40,000 रुपए का बैंक से लोन ले लिया। अब जब बैंक से लोन ले लिया, और बैंक से लोन क्यों लिया आपने, देखो लोन लेना एक मतलब एक आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाती है, तो लोन ले लिया आपने 40,000 रुपए का, हमने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लेने के लिए नौबत क्यों आ गई, क्योंकि हमें एक मशीन खरीदनी थी जिसकी कीमत 50,000 रुपए थी। अब 50,000 की एक मशीन खरीदेंगे तो हमें दिखना चाहिए ना भैया, तो एसेट में हमारे पास कितना आ गया, 50,000 रुपए की एक मशीन आ गई। हमारे ऊपर लायबिलिटी जो कि हमने बैंक ड्राफ्ट लिया था 40,000 रुपए का, और 10,000 रुपये हमारे पास कैपिटल में लगा था बस। तो 10,000 हमारे पास कैश था और हमने 40,000 रुपये की एक लायबिलिटी इनकर कर ली, वो जो लायबिलिटी थी बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से थी, और एक एसेट का। तो ये एक हमारी है बेसिक सी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो लुका पैसिओली द्वारा दी गई थी। अब हम बात करेंगे, देखो अभी हमने बात तो कर ली अकाउंटिंग इक्वेशन की, पर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करने से पहले हमने ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास एसेट होता है, ये क्या होता है, लायबिलिटीज होती हैं, ये क्या होती हैं, और एक अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, और हमारे पास क्या होते हैं, इनकम भी होते हैं, इनकम भी होती हैं, और हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं, यानी खर्चे भी होते हैं। तो देखो ये पांच चीज़ों का ही एकदम निचोड़ हमें पढ़ना है। इन पर अगर हमने ध्यान दे दिया तो हमारी अकाउंट्स लगभग बहुत अच्छे से जाएगी, अगर हम बिल्डिंग एक बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए बेस वगैरह चाहिए ना, तो ये वही बेस ही है, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। अब हम एक एक करके जाते हैं, देखो एक एक करके इन द सेंस कि देखते हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकम और ये सारी चीजें। एसेट क्या होता है, एसेट वो चीज जो एक प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटर जो होता है, वो ओनर बिजनेस होता है, वो ओन करता है, उसका खुद का होता है, वो ओन करता है, और इससे वो पैसा कमाता है, क्योंकि एसेट मतलब होता है जो आपको पैसा कमा कर दे। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, एक लैंड खरीदा, वो एक तरीके का एसेट हुआ, मशीन हुआ, वो एसेट हुआ। ये सारी चीज़ों को आपने बिजनेस में डाला और इनसे फिर आपने क्या करा, इनकम जनरेट करा, यानी पैसा जनरेट करा, प्रॉफिट जनरेट करा। तो वो एक ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे रही है, ये पैसा कमा कर देती भाई। और लायबिलिटीज वो होती हैं, एक अगर लायबिलिटीज का हिंदी मतलब देखें तो दायित्व मतलब हो गया यहाँ पर, लायबिलिटीज मतलब हो गया कि आपने एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ जाता है। मान लो आपने अपने दोस्त से उधार लिया, तो वो जब आपने दोस्त से उधार लिया ना, तो आप उसके प्रति आपका एक ऑब्लिगेशन खड़ा हो जाता है कि मुझे अपने दोस्त को जो भी अमाउंट का आपने लोन लिया है उसको वापस कर दो। तो आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो आप वो बोझ यानी वो लायबिलिटीज कहां से हो सकती है, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, या फिर आपने सामान जो है उधार पे ले लिया, आपने क्रेडिट परचेज कर ली। इन सभी चीजों से हमारी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, यानी हमारे दायित्व क्रिएट होते हैं, लायबिलिटीज का हो जाता है। तो अगर लायबिलिटीज में दिक्कत आ रही है तो उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये छोटे एक सिंपल आपको समझने के लिए मैं बता दे रहा हूं। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब बहुत ही इजी, जो कुछ भी आपने बिजनेस में लगा रखा है बस वही होती है कैपिटल हो सकती है आपकी जैसे मतलब अगर कैपिटल की हम सिंपल साफ डेफिनेशन बोलें तो कैपिटल मतलब होता है एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस में हम जो कुछ भी लगाते हैं वो होती है हमारी कैपिटल, बस सिंपल। फिर इनकम, इसमें क्या दिक्कत है, इनकम हमारे वो होते हैं जो हमें पैसा मतलब आपको जैसे सैलरी मिल रही है, या फिर आपने अपना घर को रेंट पे दे रखा है तो रेंट से जो पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम हुई। अगर आप कहीं पर किसी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां से जो फीस आपको मिल रही है वो आपकी इनकम हो गई। पर हाँ, इनकम हम वही वाली इनकम लेंगे जो बिजनेस से हो रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि आपका जो बिजनेस ही है वो लोगों को किराए पे घर देना है, कि आप पूरा रेंट पे ही सारी चीजें उठाते हैं और रेंट पे ही सारा घर को देते हैं, तो वहां से जो इनकम हो रही है वो आपकी ये कहलाएगी, रेंट से जो इनकम हो रही है वो नॉर्मल इनकम कहलाएगी आपकी। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे।
एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? खर्चे, बस सिंपल। खर्चे कौन से? जो बिजनेस वाले खर्चे हैं। घर वाले बिजनेस और के खर्चे दोनों अलग होते हैं। बिजनेस के खर्चे अलग और घर वाले यानी पर्सनल खर्चे आपके अलग। तो रिकॉर्ड कौन से किए जाएंगे? सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे जाएंगे और फर्जी के कोई भी एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, ये था एक सिंपल सा ओवरव्यू। आज देखो हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन देखी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, और ये जो हमारे 5 हैं, 5 मतलब कि 5 हेड्स जैसे एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इनकी हमने एक छोटी छोटी डेफिनेशन देखी। इस डेफिनेशन के बेस पे ही हम पूरी आगे की जनरल एंट्रीज और आगे की जितना भी मतलब 11th और 12th का पूरा कोर्स है वो करेंगे। फिलहाल ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट सिर्फ आपकी क्लास 11 की है। हम लोग 12th की भी बना रहे हैं और धीरे धीरे अपलोड भी करते जाएंगे। तो आप लोग इस पे बने रहिएगा और अगर जो भी कोई क्वेरी आ रही है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उसमें रिजॉल्व कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू गाइस सून।